हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जूरिस्प्रूडेंस टेस्ट सीरीज। अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में 30 एमसीक्यूज किए थे, तो अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम फिर से 30 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आपके यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। ये बात किसने बोली है? ये है साल्मन, डाइज, सिसरो या फिर पैटन। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका करेक्ट आंसर है सिसरो। सिसरो ने ये बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है किसका? नॉलेज ऑफ लॉ का। अगर हम देखें सिसरो, सिसरो कौन है? ये रोमन फिलोसफर हैं जिन्होंने काफी इंफेसाइज करा है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में। उन्होंने कहा है अगर लॉ और जस्टिस को समझना है तो उसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, और ये ही क्या है, एक तरीके से फाउंडेशन रखी है इन्होंने कि हम कैसे इंटीग्रिटी ला सकते हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के अंदर। और ये हमारे जो सिसरो है कौन से स्कूल से हैं? नेचुरल लॉ स्कूल से हैं। तो आपको याद रखना है जो सिसरो हैं वो कौन से स्कूल से हैं? नेचुरल लॉ स्कूल से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये मैंने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन वाली सीरीज में भी बताया था कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये उल्पेन ने दी है। उल्पेन ने ही कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस को जो उन्होंने डिवाइड करा है कि यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करेंगे, डिवाइन की बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उल्पेन भी कौन थे? एक रोमन जूरिस्ट थे। ये भी कहाँ से हैं? ये भी नेचुरल लॉ स्कूल से ही हैं। और इन्होंने भी कहा है कि क्या, जैसे हम डिवाइन में तो वैसे ही कहते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, नहीं ये हमारे लिए बहुत गलत है। तो ये यहाँ पर किसने बोला है? उल्पेन ने बोला। और उल्पेन कौन से स्कूल से है? ये भी नेचुरल लॉ स्कूल से है। Moving forward to our next question, law is uncertain and uncertainty of law is a legal myth. This is the statement of. उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि जो लॉ है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर लॉ की सर्टेनिटी लानी होगी तो वो बिल्कुल लीगल मिथ है। तो ये हमारी जेरोमी फ्रैंक ने बात की थी। मतलब इन्होंने फ्रैंकली बोल दिया कि देखो जी लॉ तो क्या है, वो अनसर्टेन है, हम इसका आइडिया ही नहीं लगा सकते। और जेरोमी फ्रैंक भी कौन से स्कूल से हैं? रियलिस्टिक स्कूल से हैं। रियलिस्टिक स्कूल से हैं। और इन्होंने भी क्लियरली बोल दिया, क्रिटिसाइज करा कि अगर आप लॉ की प्रिडिक्टेबिलिटी कर रहे हो तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो तो किस पे आर्ग्यू कर रहे थे कि जुडिशियल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है, कि जो जजेस डिसाइड कर रहे हैं और हर जजेस क्या करेंगे? अपने पर्सपेक्ट से डिसाइड करेंगे और हर एक केस के अकॉर्डिंग करेंगे डिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Who among the following said that this statement that positivism is a trilogy of command, sanction and sovereignty? तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, जो कि वो किसकी बात कर रहे हैं? एक तरीके से पॉजिटिविज्म इज अ ट्रायलॉजी ऑफ कमांड, कि जो पॉजिटिविज्म है वो ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी का मतलब क्या है? तीन चीजों से मिलके बना है, कमांड, सैंक्शन एंड सोवरेनिटी। तो जहां पे ये CSS की बात आ जाती है तो वहां पे फौरन आपके माइंड में स्ट्राइक आउट होना चाहिए, यहाँ हम कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? एनालिटिकल स्कूल की बात कर रहे हैं। और एनालिटिकल स्कूल में ये बात किसने करी है? या तो साल्मन ने करी है या ऑस्टिन ने करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साल्मन। तो साल्मन ही है जो इन्होंने क्या बोला है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, एक तरीके से कमांड, सैंक्शन, सोवरेनिटी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई भी लॉ है वो कब माना जाता है? जब वो कोई कौन देता है? सोवरीन बॉडी देती है, वो एक कमांड होता है और उसके पीछे क्या होता है? सैंक्शन होता है। और जब वो सैंक्शन लगता है कि हमें डर होता है कि हाँ अगर हमने ये नहीं फुलफिल करा तो हमें क्या मिलेगी? इसके ऊपर पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है 35th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom द मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ। किसके अकॉर्डिंग जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? पॉजिटिव लॉ है। लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड और लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर। ये बात किसने बोली है कि लॉ पॉजिटिव की बात है? तो पॉजिटिव लॉ किसने बात बोली है? एनालिटिकल स्कूल ने बोली है। और उन्होंने कहा है यहाँ पे एक पॉलिटिकल सुपीरियर, पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए लॉ लाते हैं। तो ये कौन है?
ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ही कहा है कि इनका मानना था कि जो लॉ है वो एम्फेसाइज करता है कमांड के ऊपर, और वो जो कमांड है वो एक सुपीरियर इंफीरियर के लिए लाता है, एक इंटेलिजेंट बीइंग दूसरे बीइंग के लिए लेकर आता है। और ऑस्टिन भी कौन से स्कूल से हमारे? एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट अ राइट विद मी इज अ चाइल्ड ऑफ लॉ, कि जो राइट है मेरे पास वो क्या है? वो चाइल्ड ऑफ लॉ है। अ नेचुरल राइट इज अ सन दैट नेवर हैड अ फादर, एक ये नेचुरल राइट है जिसका कोई भी क्या है? फादर नहीं है। मतलब एक तरीके से उसके पास क्या है? फादर ही नहीं है। तो ये जो बात बोली है ये हमारे जेरेमी बेंथम ने बोली है। जेरेमी बेंथम कौन से स्कूल से है? वही आ जाता है यहाँ पर। ये जो उनकी थ्योरी बेस्ड है ये एनालिटिकल स्कूल से है, और जो इनकी थ्योरी है वो कौन सी है? यूटिलिटैरियनिज्म थ्योरी है। उन्होंने कहा है यूटिलिटैरियनिज्म थ्योरी में कि हम लॉ की यूटिलिटी को देखेंगे, कि लॉ अगर प्लेजर लेकर आ रहा है तो हम उसे एनफोर्स करेंगे, लॉ अगर पेन लेकर आ रहा है तो हम उसे बिल्कुल भी एनफोर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब उनका कहना था कि जो नेचुरल राइट है दीज आर मेटाफिजिकल, और हमें फोकस करना है लोगों के, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37, some shared morality is essential to the existence of any society is the observation, कि जो हम ये शेयर करते हैं मोरालिटी, तो अगर हम देखें यहाँ मोरालिटी का जो बात है, मोरालिटी के लिए यहाँ पे जेरेमी बेंथम का कोई लेना देना नहीं था, ऑस्टिन ने कोई एनालिटिकल स्कूल में बात नहीं करी है, ये सिर्फ जो बात हुई थी ये हर्टफुल और डिबेट में हुई थी। तो अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि ये बात किसने बोली है। तो जो एचएलए हार्ट है उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा है कि जो मोरालिटी है, लॉ और मोरालिटी की रिलेशन के बारे में बात करी थी कि एक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो मोरालिटी को लेके चलना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज एचएलए हार्ट। ठीक है, एचएलए हार्ट कौन से स्कूल से है? ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन, हु सेड दैट लॉ इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ द पीपल। जहां पे स्पिरिट ऑफ द पीपल की बात हो रही है फॉरन माइंड में स्ट्राइक आउट हो जाना चाहिए। स्पिरिट की बात किसने करी है? ये तो सिर्फ हमारे एक सेवेग्नी ही हैं जिन्होंने स्पिरिट ऑफ द पीपल की बात करी है, क्योंकि सेवेग्नी कौन से स्कूल से? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से। सेवेग्नी कौन से स्कूल से? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से। और उन्होंने कहा है कि जो स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वॉल्कजस थ्योरी, वॉल्कजस जो थ्योरी दी थी जिसका मतलब ही यही था, क्या था? वॉल्क मतलब स्पिरिट और जस्ट का मतलब क्या था? पीपल। कि यहाँ पे हम स्पिरिट ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं, वॉल्कजस थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जो लॉ है वो वही आएगा जो लोगों की इच्छा होगी, जो लोग अपनी एजर्ट करेंगे कि हाँ ये लॉ आना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी के अंदर कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39th क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ लॉ टू मेक वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लर्न करने का तरीका है ना वो कीवर्ड से है। अगर आप कीवर्ड से लर्न करोगे तो बहुत इजीली लर्न होगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात करी है वो किसने बात करी है? रॉस्को पाउंड ने बात करी है। रॉस्को पाउंड ने ही क्या दिया था? एक इंटरेस्ट थ्योरी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो इंटरेस्ट है वो मतलब उन्होंने एम्फेसाइज करा है कि सोसाइटी के अंदर हम इंटरेस्ट को देखेंगे कि हमें बैलेंस करके चलना है, क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट, दोनों का क्या है? इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। तो हम सोसाइटी में ऐसे लॉ लेकर आएंगे कि जिससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जो इंटरेस्ट है वो क्या हो? बैलेंस हो। और रॉस्को पाउंड कौन से स्कूल से है? रॉस्को पाउंड इज फ्रॉम सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो जहां इंटरेस्ट की बात आएगी वहां कौन आएंगे? हमारे रॉस्को पाउंड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 40th क्वेश्चन, हु सेड दैट लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रूल बट रूल फ्रॉम लॉ। किन्होंने कहा है कि लॉ को हम रूल में से नहीं निकाल सकते बट हाँ रूल को हम लॉ में से निकाल सकते हैं। तो ये जो बात बोली है ये पॉलस ने बोली है। पॉलस का इतना ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस आप इतना ही एमसीक्यू जितना ही याद रख लेना, क्योंकि ऐसे तो ज्यूरिस्ट बहुत सारे हैं। तो जो पॉलस हैं, पॉलस भी कहाँ से? हमारे हिस्टोरिकल स्कूल से हैं। पॉलस इज ऑल्सो फ्रॉम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनका कहना ये है कि पॉलस का कि जो ये ज्यूरिस्ट बिलीव करते हैं कि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से, रेदर देन स्ट्रिक्ट रूल से नहीं लेकर आ सकते, हम ब्रॉडर प्रिंसिपल में से लेकर आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41th क्वेश्चन, which one of the following jurists emphasize that we cannot understand a thing unless we know what it does? उनका कहना यह है कि हम तब तक चीजों को नहीं समझेंगे, जब मतलब नहीं समझ सकते जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर सकती है। तो ये जो हाईलाइट किया था ये रॉस्को पाउंड ने किया था। रॉस्को पाउंड का कहना था कि हमें लॉ का क्या देखना होता है, पर्पस देखना होता है कि लॉ है, लॉ का ये पर्पस है और अगर हम ये लेकर आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। इसीलिए ही रॉस्को पाउंड ने अपनी कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी भी दी थी। तो रॉस्को पाउंड इज आल्सो फ्रॉम विच स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, how did Aristotle describe justice in restoring equality when this has been disturbed? तो इनका कहना ये है कि कैसे हम रिस्टोर करेंगे इक्वालिटी को जब वो डिस्टर्ब हो गई है। देखो हमने अपनी अभी लास्ट एमसीक्यू में भी था कि किसने जस्टिस को डिवाइड करा था डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव में, तो एरिस्टोटल ने किया था। और एरिस्टोटल ने ये कहा था कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सही करना है तो हम कौन सा जस्टिस लाएंगे, करेक्टिव जस्टिस लाएंगे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग दो तरीके के जस्टिस थे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और एक करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या था कि हम ऐसे लॉज लेकर आएंगे जिससे क्वालिटी रहेगी, और करेक्टिव जस्टिस क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का वायलेशन होगा तो हम करेक्टिव जस्टिस लाएंगे जिससे कि उनका क्या होगा, बैलेंस होगा। तो 42 का करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन कहता है हु डिस्क्राइब जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्सट्रावर्जन। मैंने तो इसे बहुत सिंपल तरीके से याद करा हुआ है, जूलियस स्टोन, क्योंकि जूलियस स्टोन कौन थे, लॉयर थे। तो वो उन्होंने जो जूरिस्प्रूडेंस को डिस्क्राइब करा वो लॉयर्स के अकॉर्डिंग करा, क्योंकि उनका कहना था कि जो लॉयर्स हैं वो ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ही इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो ही एक ऐसा पर्सपेक्टिव देते हैं जिससे कि हम लॉ को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कौन है, जूलियस स्टोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44, द डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये जो डिस्टिंक्शन किया था कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस होता है, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होता है, ये किसने डिस्क्राइब करा था। तो ये बहुत सिंपल है, ये किसने डिस्क्राइब किया था, ये ऑस्टिन ने किया था। ऑस्टिन कौन से स्कूल से, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं। इन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में लेके चलेंगे, एक होता है जनरल, जनरल मतलब जो एप्लीकेबल है यूनिवर्सली, और एक क्या होता है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, जो क्या है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आता है। जैसे कि कोई, अब हम नॉर्मल सी बात करें, कितनी बार क्या होता है जो स्पेशल एक पर्पस के लिए आया, दैट इज अ पर्टिकुलर, और जनरल जो मतलब ओवरऑल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 44। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या कहता है, हु हैज रिटन द फॉलोइंग वर्ड्स, law grows with the growth of people and strengthen with the strength of people and finally it dies as the nation loses its nationality। तो ये जो कोटेशन है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दी है, ये सेवेग्नी ने दी है, क्योंकि सेवेग्नी का कहना था कि जो लॉ है वो ग्रो करेगा लोगों के साथ और वो स्ट्रेंथ होता जाएगा जैसे जैसे पीपल स्ट्रेंथ होंगे, और फाइनली वो मर जाएगा जैसे कि क्या होगा, लोग अपनी मतलब एक तरीके से नेशन खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये किसकी थ्योरी है, सेवेग्नी की थ्योरी है। नेक्स्ट इज लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी। तो 46 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मिनिमम मोरालिटी की बात करता है, किसने ये प्लीड किया था। देखो ये जो चारों हैं इन्होंने ही काफी क्या है, लॉ मोरालिटी के ऊपर बहुत डिस्कशन किया था, इन लोगों ने बहुत लड़ाई करी, सब अपनी अपनी ओपिनियन लेकर आए, लॉ वर्सेस मोरालिटी क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये जो स्टेटमेंट दी है, हमारे डेवलिन ने स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। इनका कहना था कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ तो मोरालिटी हो, थोड़ी बहुत तो मोरालिटी हमें लेके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन कहता है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नेम बुक। अभी हम जब और जूरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम इसीलिए बुक्स पढ़ते हैं कि जो प्रोविंस है फंक्शन ऑफ लॉ, ये बुक किसने दी है। तो ये जो बुक है हमारी, ये जो 47 है, ये बुक जो हमें दी है, ये दी है हमारी जूलियस स्टोन। इसका करेक्ट आंसर है जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने ये बुक दी है, इनका इस बुक में उन्होंने काफी रोल और पर्पस बताया है सोसाइटी का, जो रिफ्लेक्ट करता है एक सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। क्लियर। फिर नेक्स्ट बुक आती है 48 क्वेश्चन में,
ऑस्टिन्स बुक द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये जो मैंने ऑस्टिन के बारे में डिस्कस कराया था, इस बुक में स्पेशली इस चीज को हाईलाइट किया था कि इस बुक में उन्होंने क्या डिस्कशन करा है। तो इस बुक में ये जो डिस्कशन था, इन्होंने बता दिया ऑस्टिन की बुक है, नहीं तो अगर क्वेश्चन आता कि प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी बुक है, आप फॉरन लिख देते ऑस्टिन की। पर इस बुक में उन्होंने क्या किया था, इस बुक में जो उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में जो 7 लेक्चर्स डिलीवर करे थे जुरिस्प्रूडेंस के, उन लेक्चर्स का ही डिस्क्रिप्शन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 48 का, कि जो लेक्चर्स जो उन्होंने एक सेमिनार वर्क में किए थे वो इन्होंने इस बुक में लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये किसकी थ्योरी है, जॉन रॉल्स की थ्योरी है। इनकी थ्योरी इतनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अगर मैं बात करूं तो क्यों, इन्होंने बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव से, एक छोटे से एग्जांपल से शॉर्ट में देखते हैं। जॉन रॉल्स ने कहा कि हम क्या कहते हैं, इस पर्सन को कहते हैं कि आपको लॉ बनाने हैं, ठीक है। अब इन्हें लॉ बनाने के लिए हम इन्हें कहेंगे कि ये मान लो एग्जाम्पल, ये केक है, इस केक का क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि 3 लोगों में ये इक्वली डिवाइड हो। ए तो ये है ही, तो अब ये क्या करेंगे, ये इस केक को इतनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मेरे पास तो इक्वल शेयर आना चाहिए, मेरे पास जरा सा भी कम नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इंच टेप चाहे ले लो, उससे मेजर करेंगे। तो ऐसे ही जॉन रॉल्स का कहना था कि हम लॉज ऐसे लेकर आए कि हम कहें कि वो सोसाइटी में सब पे इसी तरीके से एप्लीकेबल हो। तो जो बनाने वाला है वो इस तरीके से लॉज लाएगा कि बिल्कुल भी इनइक्वालिटी ना है। इसलिए इन्होंने इस थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह डिस्क्राइब किया है। इनकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay, moving forward to our next question, question number 50. The author of the book Province of Jurisprudence Determined. ये जो Province of Jurisprudence Determined है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी बार हमने डिस्कस करी है कि ये बुक किसकी है, ये हमारी ऑस्टिन की बुक है। ऑस्टिन ने ही बताया है कि ये जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है इसी को इन्होंने डिस्क्राइब करा। और ऑस्टिन कौन से स्कूल से, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कहता है, ये जो बहुत फैंसी सी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, डास रिच्ड डेस बेसिटिस इज द वर्क ऑफ। ये जो ये मैगजीन दी हुई है, ये जो वर्क है ये किसका है। तो अगर मैं बात करूं पहले इसके आंसर की, तो ये जो वर्क है ये किसने करा है, सेविग्नी ने करा है। ठीक है, अब ये है क्या, जो डास रिच्ड बेसिटिस बात करता है, तो ये जो बात कर रहा है ये लॉ ऑफ पोजेशन की बात कर रहा है। ये जो इसका मतलब है वो क्या होता है, लॉ ऑफ पोजेशन। कि इस एमसीक्यू में तो मान लो भी पूछा हुआ है किसका वर्क है, अगर यही पूछ लिया जाए इसमें जो वर्क है वो क्या किया है, तो उन्होंने लॉ ऑफ पोजेशन पे किया है। ये अगर हम बात करें सेवेग्नी का, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल में इनका ये काफी कॉर्नरस्टोन रहा था, जिसमें उन्होंने वॉल्जस थ्योरी की बात करी थी, स्पिरिट ऑफ पीपल की बात करी थी। और इस बुक में उन्होंने काफी एक्सप्लोर करा था किसका कॉन्सेप्ट, पोजेशन का और उसकी लीगल इंप्लीकेशंस का, कि कैसे जो लॉ है वो डेवलप होता है ओरिजिनली विद इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ही क्या है, लॉ डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर 52 क्वेश्चन आता है, नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन। प्लेजर और पेन से तो फौरन याद आ जाता है, ही इज द बेंथम, क्योंकि बेंथम ने ही कहा है कि हम ऐसे जो लॉज हैं वो एक प्लेजर और पेन के हम एक तराजू में रखेंगे, जिसमें हम उस तराजू में क्या रखेंगे, एक तरफ पेन चेक करेंगे, एक तरफ प्लेजर चेक करेंगे, और अगर उस लॉ से प्लेजर ज्यादा आएगा तो हम वो लॉ मानेंगे, वरना हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। और इसी को उन्होंने क्या बोला हुआ है, हेडोनिज्म कैलकुलस भी बोला है। ओके, क्लियर। Moving forward to our next question, question number 53, the book The Theory of Legislation। जो ये Theory of Legislation है, ये जो बुक है, ये कौन लेकर आया है, जेरेमी बेंथम लाए हैं, जिसमें उन्होंने कौन सी दी है, यूटिलिटारियनिज्म थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। सेम वही चीज आ जाएगी, वही डिस्कस किया है उन्होंने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग की बात कर रहा है। अब देखो, इस मैच द फॉलोइंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब इसमें चारों डिस्कस करे हैं कि अब आपको इसमें आंसर्स देने पड़ेंगे कि क्या है। अब सबसे पहले जो बात करते हैं हम यहाँ पे 54 की, कि सेवेग्नी, हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर की किसने क्या बात बोली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
अब ऑप्शन नंबर डी के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो सेवेग्नी, देखो सेवेग्नी से आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, स्पिरिट ऑफ पीपल की बात किसने करी है, सेवेग्नी ने करी है। सेवेग्नी ने कहा है जो ये वॉल्केजस थ्योरी है उसके रिगार्डिंग सेवेग्नी ने बोला है, ठीक है। फिर हीगल, हीगल ने कौन सी दी है, हीगल ने जो दी है एवोल्यूशन ऑफ लेज़र-फेयर दी है। लेज़र-फेयर का मतलब क्या होता है कि मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस, की स्टेट का जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर हार्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्होंने इवोल्यूशन पे लाया कि ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लाया कि जो हमारी हिस्ट्री है वो वहीं से निकलता आ रहा है। और इस दिया ऑप्शन में तो पर्सन का नाम ही नहीं लिखा। इसका जो है क्या बचा है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये किसने डिस्कस करा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे हेनरी मैन ने डिस्कस किया। हेनरी मैन ने ही कौन सी थ्योरी लाए थे कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम मूव हो रहे हैं, जिसमें कि अब हम पहले स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पेटर फैमिली से अब हम न्यूक्लियर में जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम एसोसिएशन में जा रहे हैं। ये था हमारा 54 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज तो स्टॉप करना। तो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर 55th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको मैच करने के लिए बोला हुआ है, फुलर है, बेंथम है, मीन है, डिग्विट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, वो ये कहता है कि फुलर, फुलर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फुलर की थ्योरी क्या है, बेंथम की थ्योरी क्या, देखो बहुत सिंपल है। बेंथम की थ्योरी क्या है, हमारी यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है, ठीक है। फुलर की थ्योरी क्या है, हमारी इनर मोरालिटी की बात कर रहा है। हेनरी मैन की यही है, नहीं इसका डी नहीं आएगा, इसलिए डिग्विट की क्या है, सोशल सॉलिडारिटी है। तो इसके ऑप्शन वही आएंगे 1 2 3 4। इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया होगा, 1 2 3 4 ही इसकी करेक्ट सिक्वेंस आएगी, क्योंकि फुलर हमने हार्ट फुलर डिबेट पढ़ी है, बेंथम की यूटिलिटी के रिगार्डिंग पढ़ी है, हेनरी मैन ने हमारे बताया है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, और डिग्विट ने क्या दी है, सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56th क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट अपीयर। तो जो नेचुरल लॉ का जो फर्स्ट आइडिया था वो कहाँ से आया था, वो ग्रीक की थिंकिंग से आया था। जो ग्रीक थे वो ही नेचुरल लॉ लेकर आए थे सबसे पहले कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जस्टिस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ का बेस है वो किसने लेट डाउन करा था। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट अपीयर कहाँ हुआ था, अब आया है कि किसने लेट डाउन किया था, तो वो लेट डाउन किया था हेराक्लिटस ने किया था। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या है एम्फेसाइज किया था कि हमें रीजन पे जाना चाहिए जो गवर्न कर रहा है नेचर को, क्योंकि नेचर ही क्या है, नेचुरल लॉ ही क्या है, हमारी अर्ली फॉर्म है लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, ऑस्टिन इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट। हम इसे अभी बार बार डिस्कस कर रहे थे। ऑस्टिन, ऑस्टिन कौन से स्कूल से, तो ऑस्टिन हमारे कौन से स्कूल से हैं, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग school supports the view that custom becomes law when it receives the stems of judicial recognition by court। तो ऐसा कौन सा स्कूल है जिसने कहा है जो कस्टम है वो लॉ बन जाएगा अगर उसे जुडिशियल कोर्ट से क्या मिल जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी। तो ये हमारे हिस्टोरिकल स्कूल ने डिस्कस करा है। उनका कहना यही है कि जो कस्टम है वो गेन करेगा अपनी सोशल रिकॉग्निशन सोसाइटी के अंदर, जैसे ही उसको क्या मिल जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी। So our last question is, the movement of progressive society has hitherto been a movement from status to contract। इसे मैं अभी आपको बार बार डिस्कस करा रही थी। तो ये किसने बोला है, ये सर हेनरी मैन ने ही बोला है कि हम अब क्या हैं, हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहां स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के 30 MCQs। So if there is any doubt, do let me know in the comment section. Okay, thank you.